सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज की हमारी पहली न्यूज़ निकल के आती है, गवर्नमेंट पुट ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। तो बेसिकली टैक्स होता क्या है? टैक्स हम पे करते हैं हमारी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि उनकी एक अर्निंग हो सके। ठीक है, उन्हें भी तो अर्न करना है ना। तो इसलिए आज आज की डेट में हम कौन से फॉर्म में टैक्स पे करते हैं? जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इससे पहले हमारे टैक्स होते थे वीएटी, वैट और सेल्स टैक्स, मतलब ऐसे काफ़ी टैक्स होते थे, लेकिन आज हमने उसे बस जीएसटी तक उसे कन्फाइन कर दिया, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब जीएसटी बेसिकली सेंटर का टैक्स है या स्टेट का, तो ये दोनों का नहीं है, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जीएसटी काउंसिल होती है जो इसे लुक आफ्टर करती है, जीएसटी काउंसिल, और जिसका मतलब हेड होता है हमारे देश का जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हेड होता है। आज की डेट में हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमन, जिनके आप ये फ़ोटो देख रहे हो बीच में। ठीक है, और इसके जो मतलब मेंबर्स होते हैं जीएसटी के मेंबर्स, वो होते हैं स्टेट के अलग अलग जीएसटी जो मतलब हेड होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये हमारा हो गया जीएसटी। अब जीएसटी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जीएसटी का रोल क्या है? जीएसटी ऑन वैक्सीन सिलेंडर नॉट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे ये स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि जो सिलेंडर पे और मतलब वैक्सीन पे और मेडिसिन पे आप टैक्स ले रहे हो तो जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि अभी वैसे इतना पेंडेमिक चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम कर दो इसे, ताकि बस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन सब चीज़ों का खर्चा निकल जाए। बाकी जो तुम्हारी अर्निंग है, प्रॉफिट है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, सही बात भी है। तो बेसिकली आप मुझे पहले ये बताओ, मेडिसिन और वैक्सीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कमेंट बॉक्स में इसे लिख दो आप, देखता हूँ कौन कौन सही लिखता है। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो मेडिसिन और वैक्सीन का डिफरेंस बता दो एक बार। ठीक है, ये हो गया। अब जीएसटी जब आ गया है तो एक बार पढ़ लेते हैं जीएसटी होता कैसे कैसे। मतलब मान लो अभी आपने डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, आपकी इनकम से डायरेक्ट टैक्स कट रहा है, वो जा रहा है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्टेट सेंटर दोनों में, मतलब इक्वल इक्वल जो भी है उनका प्रोपोर्शन इक्वल है या 40-60 जो भी है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, अब मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे विजिट किया आपने, मान लो एसी वाले में गए। ठीक है, तो एसी वाले में आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, कभी बिल देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये होता क्या है? सेंटर जीएसटी, मतलब सेंटर गुड एंड सर्विस टैक्स, और ये होता है स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो दोनों पे आपने लिखा देखा होगा, इसके आगे 6%, इसके आगे 6%। और कभी 5 स्टार होटल में, अल्ट्रा लग्जरी में गए तो वहाँ पे 24% रहता है, ये 6 की जगह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं, मतलब होटल टू होटल, वहाँ की जो भी लग्जरी है। ठीक है, तो 6% ये होता क्या है? 6% है सेंटर का, ये 6 है स्टेट का, जो कि मतलब स्टेट के पास जाएगा जो सेंटर के पास। इससे पहले अगर आप पहले जाते जीएसटी आने से पहले, तो वो डायरेक्ट 12% जो भी टैक्स है वो डायरेक्ट लिखा रहता था वहाँ, लेकिन अब दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक बार मुझे ये बताओ कि ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट होते कौन से? मान लो हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं अपनी इनकम वगैरह से, डायरेक्ट मतलब सेंटर को दे रहे हैं या स्टेट को, जिसको भी दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वो होते हैं जैसे मान लो किसी मीडियम के थ्रू दे रहे हैं, जैसे अभी हम मान लो रेस्टोरेंट में हमने विजिट किया, वहाँ पे हमने टैक्स किसे दिया? हमने टैक्स दिया जो भी रेस्टोरेंट का मतलब जो भी बैंक है या जो भी, मतलब हमने उसे टैक्स दिया, जो रेस्टोरेंट में हमने उसे जाके टैक्स दिया। लेकिन अब वो क्या करेगा? वो टैक्स वो देगा हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया? ठीक है, ये हमारे निर्मला सीतारमन, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट वगैरह जो भी होता है वो सब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का उसके अंडर ही आता है। अब आगे नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, कोलकाता कोविड डेथ इन 2021 कुड बी 4 टाइम्स मोर। तो इनका कहना है कि कोलकाता की जो मतलब कोविड डेथ है वो हो सकता है 4 गुना ज़्यादा हो। द हिंदू क्लेम कर रहा है इसे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम जो कि यूएस का बहुत रिनाउंड न्यूज़पेपर है, उसके अकॉर्डिंग ये 32-35% ज़्यादा है। तो देख रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा है, मतलब इतने टाइम्स ज़्यादा है। तो सब अपना अपना क्लेम कर रहे हो। मैंने तो पहले कहा था आपको, ये जो रिकॉर्ड दिखाते गवर्नमेंट, उन्हें खुद नहीं पता रहता इतने रिकॉर्ड हैं, कितने गाँव में ऐसी डेथ हो जाती है रिकॉर्ड नहीं होती, तो पता ही आप। तो मोर वॉइसेस अगेंस्ट लक्षद्वीप चेंजेस। तो लक्षद्वीप की बहुत दिन से एक कंट्रोवर्सी चल रही है लक्षद्वीप में, तो आज उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं है क्या है पूरी चीज़। ठीक है, तो लक्षद्वीप में बेसिकली, लक्षद्वीप आपको पता होगा ये मान लो इंडिया है, तो उसके इंडियन ओशन में मतलब अरेबियन सी में यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड जैसे कि न्यूज़ में, तो एक बार देख लेते हैं इसमें कितना आइलैंड है। इसमें 36 आइलैंड है टोटल, और इसमें है 572 आइलैंड अंडमान निकोबार में। ठीक है, लक्षद्वीप की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 64,000 है। तो देख लो किसी सिटी में भी नहीं है इतनी तो इंडिया में। ठीक है,
तो ये लक्षद्वीप का एक बार हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया, लक्षद्वीप है क्या, ठीक है। आपको पता होगा लक्षद्वीप जैसे कि अरेबियन सी में है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और उसी के थोड़ा नीचे अरेबियन सी में ही श्रीलंका के लगभग ईस्ट में, तो वहाँ पे एक कंट्री पड़ती है मालदीव्स, जिसकी कैपिटल माल है। और आपको पता होगा वो वन ऑफ दी मतलब बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है हमारे अगर एशियन कंट्रीज़ की साइड में देखें, नॉर्थ एशियन में और साउथ एशियन में। और ये है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये कह रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड वाले मतलब एलजी जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता होगा जैसे कि ये एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। टोटल अभी हमारी कंट्री में कितने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, लद्दाख। देखो दोनों एल से हैं, लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट और लद्दाख सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया एलजी होते हैं लक्षद्वीप में, मतलब यूनियन टेरिटरी जो भी है, तो ऐसी लक्षद्वीप में भी पहले यहाँ पे क्या चलता था, पहले चलता था पंचायत रूल। पंचायत थी वहाँ पे, अपना ट्राइब्स थी, कुछ ट्राइब्स थी, कुछ लोग रहते थे, तो उनके हिसाब से एक पंचायत का ग्रुप बन जाता था, वहाँ पे इलेक्शन होते थे लोकल, वो बन जाता, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए पंचायत राज वहाँ पे लाया गया था, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में अब क्या हो गया, डेवलपमेंट आपको पता है हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के एलजी ने क्या करा, वहाँ पे जो पंचायती रूल थे वहाँ पे मतलब पंचायती राज थे, उनसे पूरा पावर लेके और अपने पास कंसंट्रेट कर ली, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो सब एलजी लेंगे। अब एलजी ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एलजी देख रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया मालदीव से उसी के थोड़ा सा जस्ट नीचे, तो जैसे कि मालदीव्स को कह रहे हैं कि इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, तो लक्षद्वीप क्यों नहीं हो सकता, उनका ये कहना है। बात भी सही है वैसे उनकी, ठीक है। तो डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे, एलजी का कहना है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनका कहना है कि ऐसे करके तो आप हमारा कल्चर छीन रहे हो, ये बात भी सही है। अब लक्षद्वीप है कितना छोटा आइलैंड, वहाँ पे डेवलपमेंट करोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बीच बनाओगे, ये सारी चीज़ें उनका कल्चर छीनेगा, ठीक है। तो बात उनकी भी सही है, लोग आएंगे बाहर से वहाँ पे चीज़ें लेंगे, बाहर की कंपनियाँ आएंगी इन्वेस्ट करेंगी वहाँ पे, तो कल्चर तो बर्बाद हो ही जाना है, बात तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसी पे पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये डिस्प्यूट अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जाने की ये सारी बातचीत। तो इनका कोर्ट कौन सा पड़ता है, कोची में इनका कोर्ट है। मतलब कोची कहाँ पे, केरला में, केरला कोर्ट पड़ता है इनका। जैसे आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी के कोर्ट तो होते नहीं है, सिर्फ एक दिल्ली है जिसका अपना खुद का कोर्ट है, हाई कोर्ट, ठीक है। बाकी और किसी यूनियन टेरिटरी का अपना खुद का कोर्ट नहीं। और 4 स्टेट हैं जिनका कोर्ट नहीं है, जो कि गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 स्टेट भी हैं। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। अब बाकी आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम डिसीजन आ सकता है 1 जून तक, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो हुआ क्या था 28 में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हियरिंग की अपनी डेट फिक्स कर दी थी, तो कल होनी थी मतलब। लेकिन ममता शर्मा जी जिन्होंने मतलब पीआईएल फाइल करी थी, एडवोकेट ममता शर्मा जी, तो जैसे पीआईएल फाइल करी उन्होंने, तो पीआईएल की दूसरी कॉपी जो अपोजिशन मतलब पार्टी होती है उसे भी हमें देनी होती है। तो सीबीएसई पे एक पीआईएल की कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन पर पहुँची नहीं थी, तो इसलिए 28 को हियरिंग नहीं हो सकी। अब 31 या 1 में इनकी हियरिंग दोबारा होगी। तो मुझे लगता नहीं वैसे कुछ होगा, क्योंकि कुछ हुआ भी नहीं आज तक, वैसे ही बच्चों के साथ अन्याय होता है, कुछ हुआ भी नहीं है, ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो अपनी उम्मीदें तो रखना छोड़ ही दो, बाकी तैयारी करो बढ़िया सी। मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा शायद टेस्ट, तो अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। एक बार पीआईएल की फुल फॉर्म देख लें। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक बार केबीसी में आया था 5,000 रुपये का सवाल, तो इसकी याद रखना, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कोई भी फाइल कर सकता है, एक कॉमन पर्सन भी, एडवोकेट भी, कोई भी, ठीक है। तो ये हमारा खैर सुप्रीम कोर्ट ये एक जो मतलब संविधान को मुझे लगता है दर्शाता। बाकी तो मुझे कोई मतलब गवर्नमेंट जिन्होंने हद पीट रखी है इन्होंने, तो बस क्या ही कहूँ। अब नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है साइक्लोन यास इंड्यूस रेन फ्लड एरिया इन उड़ीसा। तो इसमें हुआ क्या था, ये डिस्प्यूट है क्या पूरा, आपको पता है वहाँ पे यास तूफान आया उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ज़्यादातर इसमें वेस्ट बंगाल को मतलब क्षति पहुँची है। तो इसमें हुआ क्या, अब कल एक मीटिंग थी पीएम की वहाँ पे, और मतलब डेलीगेट्स और भी मौजूद थे उड़ीसा के, आई थिंक सीएम भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल की सीएम हमारी दीदी जी मतलब ममता बनर्जी, उन्हें भी आना था, पर उन्होंने पहुँची नहीं। और क्यों, क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आए थे, तो ये सब चीज़ें लेके। तो बेसिकली ठीक है, तुम हार रहे हो जीत रहे हो जो भी है, इसमें कम से कम लोगों को नहीं लाना चाहिए बीच में, लोगों को ले आते हैं, पता नहीं क्या है इनका, छोड़ो, इनकी औकात ही इतनी है, ठीक है। तो यास मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि यास किसने नाम दिया इसका, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, मैंने कहा था एक बार पहले। तो आज एक बार यास को पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यास एक तूफ़ान है जिसका नाम किसने दिया, ओमान,
ओमान ने इसका नाम दिया। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट, मस्कट, ठीक है, ओमान की कैपिटल है। ओमान एक गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ रीजन में पड़ती है, गल्फ़ कंट्री है जो कि मतलब 3 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है वे? येमन, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, यूएई और येमन। येमन की कैपिटल क्या है? येमन की कैपिटल है सना, हाँ सना, वो लड़की वाला ही सना, ठीक है। यूएई की क्या है? यूएई की है आबू धाबी, और मतलब सऊदी अरब की क्या है? रियाद। तो ये हमने 4 कंट्रीज़ की कैपिटल पढ़ ली, ठीक है। ओमान ने इसका नाम दिया था। तो अब ये हम नाम वगैरह ये सारी चीज़ें हम कैसे देते हैं? वैसे तो है नहीं कल को इंडिया उठ के कह रहा है कि मेरे साइक्लोन का नाम यास नहीं, मेरे साइक्लोन का नाम तो चंद्रशेखर है। बांग्लादेश कहेगा नहीं, तो ये तो हमारी साइड पे भी आया था बांग्लादेश में, तो हम तो ये रखेंगे। तो ऐसे वो नहीं होना चाहिए ना, पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नाम रखा जाता है, और ये कौन रखता है? 13 कंट्रीज़ का एक पूरा पैनल है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ये नाम रखता है। तो इंडिया, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार सारी देख लेते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 4 हो गई। इसके बाद आगे आते हैं मालदीव्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था लक्षद्वीप के नीचे, ठीक है, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, 8 कंट्रीज़ हो गई। अब और देखते हैं येमन, ठीक है, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर। तो ये टोटल 13 कंट्रीज हो गई, 5, 4 और 4, ठीक है, 13 हो गई। तो एक बार इनकी कैपिटल भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि याद सी हो जाए एक बार, ठीक है। इंडिया की दिल्ली आपको पता है, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार की नाइफ की ताऊ, मतलब एक अजीब सी है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, नाई फी ताऊ, प्रोनाउंस हो नहीं रहा मुझ पर, तो आप देख लेना, नाई फी ताऊ, ये इसकी कैपिटल है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान, आपको पता है इस्लामाबाद, मालदीव्स की अभी बताई थी ओमान, वो मालदीव्स की माले, ओमान की होती है, मतलब ओमान की है मस्कट, श्रीलंका की है बड़ी सी कैपिटल, इसका नाम बड़ा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसे, श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। तो इसको हम श्री का एस, जयवर्धने का जे और कोट्टे का के, एस जे के भी कह देते हैं कभी कभी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आते हैं थाईलैंड, थाईलैंड की बैंकॉक, ठीक है। येमन की अभी मैंने बताई थी सना, यूएई की आबू धाबी, सऊदी अरब की रियाद, ईरान की कौन सी है? ईरान की है तेहरान, और कतर की दोहा। तो हमारे 13 कंट्रीज़ के हमने कैपिटल देख ली। अब ये 13 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसकी जो भी मतलब नेमिंग होगी इसके लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो हमें पता चला 4 दिन बाद साइक्लोन आ रहा है, तो आज के आज ये कंट्री बैठी और एक मतलब मीटिंग हुई, डिसीजन हुआ, तो इतनी जल्दी मतलब सब हो नहीं पाता 4 दिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि रेस्क्यू वगैरह में लग जाता 4 दिन। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये जो 13 कंट्रीज़ थी इन्होंने अपनी एक लिस्ट सबमिट कर रखी है, किसे? WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पर अभी एक बार साइक्लोन का देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी लिस्ट दे रखी है WMO को। तो ये WMO बेसिकली इस पर सारी लिस्ट है, इंडिया की इस पर पूरी लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 20-30 नाम ऐसे हैं, मतलब उसके बाद बांग्लादेश की है, तो लगभग 13, और मान लो सब ने 20-20 नाम दिए तो कितने हो गए? 260, 260। तो टोटल 260 नेम की इन पे लिस्ट है। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे मान लो अभी यास आया, यास के बाद जौन सा भी तूफ़ान आएगा, मान लो बांग्लादेश की अभी लिस्ट चल रही है, तो उसके बाद जौन सा भी तूफ़ान आएगा वो नाम उसका रख दिया जाएगा, फिर अगला जो भी तूफ़ान आएगा, साइक्लोन आएगा, उसका वो रख दिया जाएगा। अब हमारी कंट्री में तो अभी 2 ही आए हैं, जैसे ताउते और यास, ये जो अभी रिसेंटली आए हैं, इसलिए हमें इनके बारे में पता है, वरना पूरी दुनिया में कितने तूफ़ान साइक्लोन आते रहते हैं रोज़, कभी मालदीव्स में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, तो ऐसा आते रहते हैं, ठीक है। तो 260 जो है ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर एक दूसरी कंट्रीज़ का एक पैनल बैठेगा, वो इनके नाम डिसाइड करेगा, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। नाम किसे देते हैं? WMO को, ठीक है। मान लो अभी परसों तूफान आना है, तो इसमें से देखेंगे नेक्स्ट नाम किसका है। नेक्स्ट नाम मान लो यास है, तो यास इन्होंने हमारे तूफान का नाम यास रख दिया, ठीक है। तो इस बार जैसे मैंने बताया, इस बार हमारा नाम किसने रखा था? ओमान ने। वही लिस्ट किस पे रहती है? WMO। WMO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे WMO है, आपने सुना होगा WHO भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ और सुनी होगी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों के एक बार हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं। अब ये 3 मैंने एक साथ क्यों लिए? क्योंकि इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, एक ही सिटी में एक ही जगह है। इनके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा और जो है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। कैपिटल नहीं है स्विट्ज़रलैंड की, पर स्विट्ज़रलैंड की
अच्छी खासी बड़ी सिटी है, ठीक है। तो जेनेवा में इन तीनों के, तो जो भी वर्ल्ड रिलेटेड आएगी, इससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सबके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हमने आज इस पर डिस्कस कर लिया कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं और क्या होता है साइक्लोन में, ठीक है। साइक्लोन मैंने बाकी और इसमें इतना कुछ खास है नहीं, बाकी कुछ साइक्लोन के बारे में थोड़ा बहुत और पता चलेगा तो बता दूंगा आगे कभी आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।